दोस्तों, यूरोपियन यूनियन यानी कि नाटो देश जो अब तक यूएसए को लगातार मना कर रहे थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्यों आए, हमारा क्या लेना देना है वहां से। लेकिन जैसे ही ईरान ने कतर की रिफाइनरी को उड़ाया और एक ऐसा शॉक गया जिससे यूरोपियन देश, कनाडा और जापान सब आने को मजबूर हो गए। इसी टॉपिक पर बात करेंगे और क्या इनकी मजबूरी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप लोग उससे पहले मैं लाइक शेयर तो करें ही करें, लेकिन फॉलो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखो, अभी तक क्या हो रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था। ईरान ने 1-to-1 के हिसाब से जिस देश को वो चाहता था ओपनिंग दे देता था। लेकिन इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, जो साउथ पार्ट्स उनका जो आइलैंड था जहां पे बहुत बड़े स्केल पे एलएनजी प्रोडक्शन करते थे और वो ईरान में इस्तेमाल होता था। ईरान ने रिटेलिएशन में कतर की उस रिफाइनरी को उड़ा दिया जो दुनिया की 20% ऑफ एलएनजी सप्लाई प्रोवाइड करती थी। यूरोपियन नेशंस अब तक आने को कोई रेडी नहीं था, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो चलो एक बार को कोई खुलवा भी ले एक बार को, लेकिन जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा एलएनजी का तो उनके साथ होगा क्या? क्योंकि यूरोप की समस्या ऑयल से ज्यादा हमेशा एलएनजी की रहती है। क्यों? क्योंकि ठंडी जगह है वो, नदन जो हेमिस्फीयर है उसमें आते हैं, बहुत ऊपर के लैटिट्यूड्स पे वो रहते हैं, तो घर को गर्म करने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि पोल्यूशन फ्री है तो इसमें वो एलएनजी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो यूएस अब तक बहुत बार बोलता रहा, लेकिन कोई सुनने को रेडी था नहीं। तो अब एकदम से ऐसा क्या हुआ? पहला कि प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया। अब प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ और इस पर मैंने एक सुबह भी वीडियो बनाई थी, वो लोग आप उस पर डिटेल में जाके देख लेना। अब इसकी शॉकवेव्स पूरे दुनिया में जाएंगी, इंक्लूडिंग एशिया, इंडिया, सब पे आने वाले हैं, जापान पे भी आएंगे। पहले बात यूरोपियन यूनियन की कर लेते हैं। तो अब इनको पता चला कि भाई अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आएगा नहीं, 2022 के बाद से जब से रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ है, उन्हें एलएनजी की सप्लाई जो आराम से रशिया से मिल जाती थी, बढ़िया बढ़िया जो नॉर्डिक पाइपलाइंस उन्होंने बना रखी थी, लेते रहते थे, सस्ती भी पड़ती थी और सुविधाजनक भी थी। लेकिन रशिया यूक्रेन के बाद यूएस ने साफ मना कर दिया और बैन लगा दिया कि ना तो कोई ऑयल आएगा, ना ही कोई एलएनजी के कोई इंपोर्ट्स होंगे गैस के, बहुत ही मिनिस्क्यूल स्केल पे। तो उस सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन को सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है? इवन 2030 तक का इन लोगों ने मतलब एग्रीमेंट किया हुआ यूएस के साथ में कि वो यूएस करेगा, और यूएस किस प्रपोर्शन में करेगा एक बार वो देख लेते हैं। देखो देखो यहां पे आप लोग देख रहे होगे कि 2021 में यूएस कितना प्रोवाइड करता था यूरोपियन यूनियन को और आज कितना करता है। सारा गेम ही यही है। ये देखो 21%। यहां पे जब आओगे आप 2030 का सिनारियो जब आप देखोगे 80%। यानी कि रशिया से तो तुम्हें लेने ही नहीं दूंगा क्योंकि वहां तो वॉर चल रही है, तो मोरालिटी के हिसाब से भी वो क्यों लेने देगा। लेकिन गेम सब असल में यही है। तो यूएस के पास में वो सारा गेम है कि आप 21 से लेके देखो लगातार कैसे बढ़ते जा रहा है, कहीं पे थोड़ा बहुत डिप है, लेकिन 25 में आप देखो यहाँ और सीधा ट्रेजेक्टरी, मतलब यहां से बनाओगे तो सीधी ये ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, यूएस के पास यूरोपियन यूनियन की पूरी मतलब कमान जिसे बोल देते हैं ना, वो है। कोई ऑप्शन नहीं है यूरोपियन यूनियन के पास सिवाय यूएस के पास जाने के। अब तक काम चल रहा था, चला पा रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैस तो आ ही जाती, थोड़ा डील करते, कुछ कर समवे और अदर कुछ मैनेज होता। लेकिन अब तो प्रोडक्शन ही हॉल्ट हो जाएगा, तो आएगा कहां से? ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया है, अगर हम उसकी बात करें, देखो ये जॉइंट स्टेटमेंट आया इनका कि जॉइंट स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन नेशन, जापान और कनाडा। कनाडा की भी डिपेंडेंस यूएस पे बहुत ज्यादा है, तो 4 दिन के बाद कनाडा को लौट के उसी फोल्ड में आना ही होता है। जापान की बात करेंगे अभी, जापान के साथ एक टेक्निकलिटी है। ठीक है, तो ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रीजन है जहां पे लगातार जो सिचुएशन है खतरनाक बनी हुई है। ये क्या कहते हैं, ये कतर का रीजन है और यहीं पे वो रिफाइनरी है जिसपे कल ईरान ने हिट किया था। देखो यूरोपियन नेशन, जापान, कनाडा, इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है कि वो दे वर रेडी टू ज्वाइन। ये इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो, रेडी टू ज्वाइन टू अप्रोप्रिएट efforts to ensure safe passage through the Strait of Hormuz and would take steps to stabilize energy market। ऊंट पहाड़ के नीचे आना बेसिकली इसी को कहते हैं। ठीक है, और बोलते हैं, अब देखो इसमें जो इन्होंने बहुत ही टेक्निकल बात बोल दी है, अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप लोग देखोगे कि मतलब ये पूरा स्टेटमेंट है जो वो लोग बोल रहा है कि वी कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स recent attacks by Iran on unarmed commercial vessel in the Gulf, civilian infrastructure, oil and gas installation and closure of the Strait of Hormuz। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि इजराइल ने और यूएस ने क्या किया ईरान के ऊपर, लाइन उनकी एकदम क्लियर है। ईरान ने जो किया है उसके बारे में लोग बात करना है।
देखो इसके बाद बोल रहे हैं कि वी एक्सप्रेस आर डीप कंसर्न अबाउट एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, के मतलब इनको कंसर्न है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब एस्केलेट कर रहा है लगातार। वी कॉल ऑन ईरान टू सीज इमीडिएटली इट्स थ्रेट, लेइंग ऑफ माइन, ड्रोन, मिसाइल अटैक, और कोई भी जो दूसरा अटेम्प्ट जिससे जो स्ट्रेट है वो बंद होता है, जो कमर्शियल शिपिंग है। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 2817 उसका फॉलो नहीं करता। आगे यूएन सीएलओएस की बात भी करेंगे, ठीक है। अपने लिए इन्हें सारे नियम एकदम याद आ जाते हैं, बाकी दुनिया गई बाहर में। वो डॉक्टर जयशंकर का जो एक वो कमेंट था कि मतलब यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, ठीक है। यूएस भी इसे क्यों घसीट के लाया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हर जो नेगेटिव जा रहा था यूएस के लिए कि इसने मतलब वन वे जाके अपने हिसाब से मनगढ़ंत तरीके से जो अटैक किया, हिट किया ईरान को, उसके वजह से अब यूरोपियन नेशन जब साथ में आएंगे तो पूरा जो वेस्टर्न नैरेटिव है ना उसको एक बल मिल जाएगा। वरना यूएस जो करना चाहे कर तो वो खुद भी सकता है, क्योंकि बाकी के देशों को छोड़ दें, इसमें फ्रांस और एक दो को छोड़ दें, तो बाकी के पास कौन सी पावर है, वो क्या कर लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में, ठीक है। कोई खास हैसियत उनकी है नहीं, लेकिन जस्ट टू मेंटेन द नैरेटिव के एटलीस्ट पूरा वेस्ट तो साथ में आ जाए, जो अब तक डायरेक्टली ना नुफूर कर रहा था। आगे बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग अंडर यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। देखो ये एक बॉडी है जिसका हवाला ये दे रहे हैं, जैसे आपको कहीं पे कोई माइनिंग करनी है सी में नीचे जाके, या कोई भी और अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जाके जो भी एक्टिविटीज करनी होती है समंदर के रिसोर्सेज से रिलेटेड, यही बॉडी से हमें परमिशन लेते हैं। जैसे आपने इंडिया का एक डीप ओशन मिशन देखा होगा, वो इसी बॉडी के मतलब यस करने के बाद इंडिया बहुत सारे जो पॉली मेटलिक नोड्यूल्स होते हैं उन सबको निकालने के लिए बहुत सारे मिशन चला रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो एनर्जी में और उसमें काम आएंगे, ठीक है। The effect of Iran's action will be felt by people in all parts of the world, especially the most vulnerable. ये खुद है आज के समय में मोस्ट वल्नरेबल। कि यूएस ने अगर एक टैप बंद किया, सारा एलएनजी खत्म, दुनिया में कहीं से आएगा नहीं, तो इनकी स्थिति हो जाएगी खराब, ठीक है। तो वो ये हमेशा की तरह बात कर रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं कि कॉल फॉर एन इमीडिएट कॉम्प्रिहेंसिव मॉरेटोरियम ऑन अटैक्स ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल गैस इंस्टॉलेशन, ठीक है। मतलब हर बात कर रहे हैं जिसमें कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। अब बात आती है जापान की कि वो तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है नहीं, और ट्रंप ने उनकी प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के एक बढ़िया मजाक भी कर दिया, पर्ल हार्बर वाला, ठीक है। इस पे कोई और वीडियो बना देंगे अगर आपको मतलब इसका आइडिया नहीं है तो, ठीक है। जापान की स्थिति क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनकी डिपेंडेंस है 70 से 80% के बीच में। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर होगा तो एनर्जी आएगी कहां से, मांगेंगे कहां से, थोड़ा और डाइवर्सिफाई करेंगे, यूएसए से ले लेंगे, ठीक है, लेकिन कितना ले पाएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जैसे इंडिया की अगर बात करें तो हमारी डिपेंडेंस ऑयल पे 30% से उससे कम की है, बाकी 70% जो एमईए ने ऑफिशियली बोला था, जो बाकी के दूसरे रीजन है उन पे डिपेंडेंस, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई किया है। 40 से लेकर 48 देश तक है जहां से हम ये ले रहे हैं। गैस की जरूर इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, जहां पे 40 to 45% हम कतर से ही लेते थे, ठीक है। तो गैस के मामले में जब सिचुएशन खराब होगी तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे आएगा, ठीक है। पर कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। कुछ पाइपलाइन लॉजिस्टिक्स और की बात करें, उसके बाद सुचारू रूप से चालू हो पाएंगी अगर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सिचुएशन नहीं जाती है, स्थितियां और ज्यादा खराब नहीं होती हैं, लेकिन हो सकती हैं, क्योंकि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स के लेवल पे बात करें तो कहां पे भी कोई भी बात करते हुए कोई दिख ही नहीं रहा है, लगातार हिट एक दूसरे के चल रहे हैं, ठीक है। F-35 भी उड़ गया है, ठीक है। तो जापान की क्योंकि डिपेंडेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो उसका आना अब मजबूरी है भाई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था तो वो भी है, ठीक है, माफ कीजिएगा, शायद 4थे नंबर की है, 4थे-5वें नंबर की जो भी है, वैसे 4थे पे तो इंडिया ही गया है, ठीक है, सरपास कर लिया उसको, ठीक है। तो अब क्योंकि उसकी डिपेंडेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो सिचुएशन उसके लिए भी भैया दयनीय होने वाली थी कि 80% तक की डिपेंडेंस है, तो जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे सब यूएस के फोल्ड में चले जाते हैं, और ये ऐसे ही यूएस इनको अपने साथ कहीं भी घुमा के ले जाता है। ये सिचुएशन होती है जब आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, तो ये सिचुएशन होती है। इंडिया भी 85% तक के जो अपने इंपोर्ट्स हैं क्रूड के और जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं करने पड़ते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।